नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार आप सभी को स्ट्राइट सन क्लास में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं क्लास 6 का हिस्ट्री चैप्टर नंबर आपका 4 है। चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कपड़े। चलिए देर नहीं करते, हम टॉपिक को आते हैं। हमारा पहला टॉपिक है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक क्या है। तो हम लोग ये जानेंगे दोस्तों वेद के बारे में। तो आपका है क्या कि सबसे पहले वेदों की रचना आज से लगभग 3500 वर्ष पहले हुआ। कितना वर्ष पहले हुआ? 3500 वर्ष पहले हुआ। और वेद कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद की बात करें तो ऋग्वेद है, और सबसे नया वेद की बात करें तो अथर्ववेद है। फिर ऋग्वेद में 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। और सूक्त का मतलब क्या होता है? तो अच्छी तरह से बोला गया। फिर ऋग्वेद में मुख्य रूप से 3 देवताओं का वर्णन किया गया है, अग्नि, इंद्र और सोम। अब है क्या दोस्तों, अग्नि का मतलब क्या होता है? आग का देवता कहते हैं। इंद्र का मतलब वर्षा का देवता दोस्तों, या युद्ध का देवता कहते हैं। फिर आप कहेगा सोम का मतलब क्या है? एक पौधा है। क्या है? एक पौधा है। फिर ऋग्वेद की प्रार्थनाएं लोगों के लिए वर्षा और आग के एक महत्व को दर्शाती है। फिर आपका है क्या दोस्तों, अब आगे पॉइंट देखते हैं अपना। ऋग्वेद की प्रार्थनाएं के लोगों के लिए वर्षा और आग के महत्व को दर्शाती है। इन प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई है। इन प्रार्थनाओं की रचना किनके द्वारा की गई है? ऋषियों के द्वारा। और ये अत्यंत विद्वान पुरुष थे। जो ऋषि लोग थे वो क्या होते थे? अत्यंत विद्वान पुरुष होते थे। कुछ महिलाओं ने भी ऐसी प्रार्थनाएं की रचना की है, यानी जैसे सूक्त जैसी। ऋग्वेद में आपका है क्या कि ऋग्वेद में एक प्रातः संस्कृत था। ऋग्वेद की जो भाषा थी वो क्या थी? संस्कृत थी, या वैदिक संस्कृत का प्रयोग होता था। आज के संस्कृत से ये कुछ अलग है। इतिहासकार और ऋग्वेद। तो इतिहासकार और ऋग्वेद की बात करें तो इतिहासकारों को ऋग्वेद से महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। जैसे कि ऋषि विश्वामित्र ने नदी की तुलना गाय और घोड़ों से किया। ऋग्वेद से जानकारी क्या बना कि ऋषि विश्वामित्र से उन्होंने नदी की तुलना क्या की है? गाय और घोड़े से की है। इससे पता ये चलता है कि लोग जहाँ रहते थे वहाँ नदियाँ थी। जहाँ पे लोग रहते थे वहाँ पे क्या थी? नदियाँ थी। गाय और घोड़े के लिए महत्वपूर्ण जानवर थे। जो गाय और घोड़े थे वो क्या थे? महत्वपूर्ण जानवर थे। यातायात के लिए रथों का प्रयोग होता था। और नदी पार करने के लिए एक तरीका था, वो क्या था? चलकर, मतलब वो चलकर नदी को पार करते थे। ऋग्वेद में सिंधु और उसकी सहायक नदियों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन? सिंधु और सहायक नदी। मैंने आपको बताया था दोस्तों कि सिंधु, इसके पहले में हड़प्पा में यानी कि आरंभिक नंबर में कि सिंधु नदी किनारे जो है कौन सा शहर है? तो मोहनजोदारो है। और मोहनजोदारो की खोज कब हुई है? तो 1922 में हुआ है। कौन की है? राखादास बनर्जी। फिर बात करते हैं दोस्तों की जो कि एक बार हुआ था। सिर्फ सिंधु नदी का प्रयोग कितने बार हुआ था? सिर्फ एक बार हुआ ऋग्वेद में। फिर सरस्वती नदी के बारे में भी लिखा गया है। जब ऋग्वेद की रचना हुई तब अधिकतर लोग सिंधु और सहायक नदी के पास रहते थे। मतलब जब ऋग्वेद की रचना हुई तब अधिकतर लोग जो है कहाँ रहते थे? सिंधु और उसके सहायक नदी के पास। लेकिन लोग गंगा और यमुना के बारे में भी जानते थे। अब है घोड़े, मवेशी और रथ। ऋग्वेद में मवेशी और घोड़े के लिए, घोड़े और बच्चों के, खासकर यानी कि जो बच्चे यानी कि पुत्रों के लिए प्रार्थनाएं हैं। इससे पता चलता है कि उस समय लोगों के लिए घोड़े और मवेशी कितने महत्वपूर्ण थे। मतलब उनके लिए प्रार्थनाएं भी थी। ठीक है, इससे पता चलता है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण था। साथ ही ये भी पता चलता है कि बेटियों की तुलना बेटों से अधिक महत्व दिया जाता था। मतलब बेटी की तुलना जो है ना, बेटों से ज़्यादा महत्व दिया जाता था। फिर आप कहें क्या, तो मवेशी के इस्तेमाल जो है कृषि कार्य के लिए, यातायात के लिए तथा घोड़े के रथ खींचने के लिए किया जाता था। लोग घोड़े का इस्तेमाल जो है लंबे सफ़र के लिए, घुड़सवारी के लिए किया करते हैं। मतलब एक जगह दूसरे जाने के लिए तो घुड़सवारी जो है करते थे, रथ से जाते थे। अब युद्ध अक्सर युद्ध जो है ज़मीन, मवेशी और पानी के लिए होता था। किसके होता था? ज़मीन, मवेशी और पानी के लिए दोस्तों युद्ध होता था, जो खराब परिस्थितियों में आसानी से उगता है और इसकी फसल जल्दी ही पकती है। इसलिए हमें खेती की बहुयाता होती थी। इम्पोर्टेंस कुछ पॉइंट को देखते हैं। युद्ध में जीते गए धन समाज
कि हर वर्ग के बराबर बांटा जाता था। युद्ध में अगर कोई धन जीता जाता था तो उसे हर जगह बराबर जो है बांटा जाता था। फिर कुछ धन का इस्तेमाल यज्ञ करने के लिए होता था। कुछ मतलब पहले बराबर बांट देते थे, फिर उसका इस्तेमाल क्या करते थे आपका दोस्तों, यज्ञ कराने में होते थे। यज्ञ एक जटिल अनुष्ठान होता था। यह क्या होता था, एक जटिल अनुष्ठान होता था। एक और बात दोस्तों आपका है क्या कि मतलब भारत में आपका है क्या कि जल अनुष्ठान जो है किस नदी का पानी का उपयोग किया है, तो गंगा नदी का। फिर क्या दोस्तों, यज्ञ में घी और अनाज की आहुति दी जाती थी। यज्ञ में जो है घी और अनाज क्या दी, आहुति दी जाती थी। जानवरों की बलि भी दी जाती थी। फिर लगभग पुरुष भी युद्ध में भाग लेते थे। ऋग्वेद का काम के आधार पर लोगों का वर्णन की बात करते हैं। पुरोहित, राजा, जन, आर्य। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पुरोहित के बारे में। तो जो लोग अनुष्ठान करते थे उन्हें पुरोहित कहा जाता था। मतलब जो लोग यज्ञ करवाते थे, ठीक है, उन्हें कहा जाता था पुरोहित कहते थे। अब बात करते हैं, और इनका समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। मतलब ये सबसे ऊंचे स्थान पर थे जो लोग पुरोहित थे। अब बात करते हैं राजा की बात। तो राजा एक शासक को कहते थे, ठीक है, शासक को राजा कहते थे। और उस जमाने में राजा के बाद इस जमाने में के राजाओं ने भिन्न होते थे। मतलब अब कहे उस जमाने के राजा के बाद के जमाने के राजाओं से क्या होते थे, भिन्न होते थे। मतलब पहले जैसे आज के राजा से पहले के राजा जो है अलग होते थे। उनकी न तो कोई राजधानी होती थी और न ही किसी प्रकार की टैक्स वसूलते थे, जैसे कि मतलब पहले वसूल लेते थे। यह जरूरी नहीं था कि राजा की मृत्यु के बाद उसका पुत्र ही राजा बनेगा। और ये आपका है क्या कि मतलब राजतंत्रात्मक नहीं था। लगभग राजा के बेटा राजा नहीं बनता था, जरूरी नहीं था ये। फिर दोस्तों दूसरा बात आप याद रखेंगे कि जैसे कि आपको याद रखना है कि तीसरा धन की बात करते हैं। 4 लोगों को वर्णन किया गया था, ठीक है। तो अब जन की बात करते हैं। तो जन जो है दोस्तों वो आम जनता थे, ठीक है। जन क्या थी, आम जनता था। क्या था, आम जनता थी। इनको जन कहा जाता था, आम जनता को जन कहते थे। अब बात करते हैं हम आर्य के बारे में। तो आर्य जिन लोगों को प्रार्थनाओं की रचना की थी वो अपने आप को आर्य कहते थे। जिन लोगों ने प्रार्थनाओं की रचना किया, जिन्होंने क्या किया, प्रार्थनाओं की रचना किया, उन अपने आप को आर्य कहते थे। आर्य लोग खाना बदोश थे। क्या थे, खाना बदोश थे। मतलब इधर उधर घूमते रहते थे खाना की तलाश में। जो मध्य एशियाई में रहते थे। वे लगभग 500 बीसी 1500 बीसी में भारत आए थे। और शुरू में वे पंजाब के पास बसे। फिर उस समय भारत में रहने वाले मूल निवासियों को द्रविड़ कहा जाता था। उस समय जो भारत में जो मूल निवासी रहते थे उन्हें क्या कहता था, द्रविड़ कहता था। समय बीतने के साथ साथ आर्य अन्य भागों में भी फैल गए, जैसे पश्चिमी उत्तरी प्रदेश की ओर और कुछ पूर्वी की ओर बढ़ने लगे। द्रविड़ लोगों के विंध्याचल और दक्षिणी की ओर जाने के लिए बाध्य होना पड़ गया। ठीक है दोस्तों, दास और दस्यु की बात करते हैं। तो आर्यों ने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। आर्य अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते हैं। मतलब आर्य का जो विरोधी होता है वो आर्य उनको क्या बोलते थे, दास या दस्यु कहते थे। दास लोग अलग भाषा बोलते थे और ये यज्ञ नहीं करते थे। समय बीतने के साथ साथ दास या दासी शब्द का इस्तेमाल गुलामों के लिए होने लगा। अब जैसे समय बीता ये दास शब्द का उपयोग जो है गुलामों के लिए किया गया। युद्ध में बंदी बनाए लोगों को अपनी बाकी जिंदगी गुलाम की तरह बिताने थे, उन्हीं को दास कहा जाता था। अब बात करते हैं महापाषाण संस्कृति के बारे में, ठीक है। तो दोस्तों महापाषाण संस्कृति की बात करते हैं। यहाँ पे महापाषाण पत्थर से बनी एक रचना होती है। इसका इस्तेमाल किसी कब्रगाह के निशान के लगाने के लिए किया जाता है। महापाषाण या तो अ, एक ही विशाल पत्थर से बनाया जाता था या उनके पत्थरों से। कुछ महापाषाण जमीन के पत्थरों में दिखाई देती हैं, जबकि कुछ अन्य जमीन के नीचे। मतलब कुछ आपको ऐसे दिखाई देती है, कुछ जमीन के नीचे दिखाई देती है। इससे कब्रगाह के खोजने में आसानी से होती थी। इससे कब्रगाह जो आसानी से खोज जा सकते थे। महापाषाण बनाने के लिए परंपराओं की शुरुआत लगभग 3000 वर्ष पहले हो गया था। तो महापाषाण बनाने की परंपरा की शुरुआत जो है कितना पहले हुआ था, 3000 वर्ष पहले। यह परंपरा ढक्कन, दक्षिण भारत, पूर्वोत्तर भारत और कश्मीर तक प्रचलित था।
देखिए दोस्तों, इनाम गांव यह एक विशेष कब्रगाह था। ये कहाँ था? महाराष्ट्र में था। ये पुणे से 88 किलोमीटर पूरब में था। भीमा नदी के सहायक नदी के घोड़े के निकट था घोर के निकट था। इनाम गांव के लोग लगभग 3600 से 2700 वर्ष पहले रहते थे। फिर है क्या कि इस कब्रगाह में वयस्कों की दफनाया जाता था, मतलब जो एडल्ट व्यक्ति थे, ठीक है, मतलब 18 साल जिनकी उम्र ज़्यादा थी। आप अभी के सिलसिला में समझ सकते हैं। कब्रगाहों से सोने और पत्थर के जेवर भी मिले थे। मृतकों के शरीर को सीधा लिटा दिया जाता था और उसको सिर जो है उत्तर दिशा में रखकर दफनाया जाता था। कुछ लोग घरों को ही दफनाया जाता, कुछ लोगों को घर में ही दफना दिया गया था। ऐसे ही एक पूरा स्थल 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े संदूक में रखकर 5 कमरे वाले मकान में, आपका है क्या, आंगन में दफनाया गया था। इनाम गांव से पुरातत्व के गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर, तिल इत्यादि जो है मिले थे। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। और ये चैप्टर साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो चैप्टर आपके 5 में। और साथ ही दोस्तों थोड़ा थोड़ा अगर आपको पढ़ना है, ये तो पूरा आपका मतलब नोट्स था, अगर आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्लास 6 का हिस्ट्री प्ले लिस्ट में लिखा होगा और वहाँ पर आपको लाइन से थोड़ी थोड़ी बातें जो है मिलेगी। वो बोर्ड वाला वीडियो होगा और उसमें आपको और भी बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किया गया है। जिनको जल्दी रिवीजन करना है आप इससे कर सकते हैं, और जिनको मतलब समझते हुए आसानी से एक एक बात को समझते करना है तो वो आप इससे कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।